हेलो। हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग। आज हमारी करंट अफेयर की जो एक तीसरी क्लास होने जा रही है। इससे पहले दो लेक्चर हमने ले लिए है। पहले ही राजस्थान का करंट अफेयर जो है मेरी क्लासेज है, ये आरएएस का आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है, आरएएस 2023 वाला, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी बहुत ज़्यादा। और मैंने आपको बोला था कि 7 से 8 क्लासेज में पूरा पूरा जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि हाफ ईयरली बोल लो आप इसको, या 7 या 8 महीने का जो भी करंट अफेयर होगा वो मैं 7 से 8 क्लासेज में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। छोटी छोटी क्लासेज रहेगी, ज़्यादा लेंथी लंबी क्लासेज होती नहीं मेरी। तो इन छोटी छोटी क्लासेज को आप ज़रूर देखना और आप अपना करंट अफेयर कंप्लीट कर लेना। इससे लगभग क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक इसमें लिए हैं और वही उन्हीं टॉपिकों को चुना है जो एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। पिछले वर्षों के क्वेश्चंस को एनालिसिस किया मैंने पहले, उसके बाद ही मैं आपके लिए न्यूज़ लेके आया हूँ। ये जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो लेके आया हूँ। तो चलिए बिना किसी इधर उधर की बात शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले मैं आपका 1 मिनट का टाइम लूँगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, और चैनल को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा। आप जाकर उससे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी, जो भी अपडेट्स आती रहती है किसी प्रकार की, वो अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं आज की जो ये वीडियो है वो करंट अफेयर की, कि अगली न्यूज़ कौन सी है जो इम्पोर्टेंट रहेगी हमारे लिए। तो वो है ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जीनियोलॉजी और प्राकृतिक भवन। यानी जीनियोलॉजी क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं कि किसी प्रकार की जो वंशावली होती है या पूर्वजों का अध्ययन करना, आपके परिवार के जो पूर्वज है उन आपकी एक वंशावली है, उस वंशावली का अध्ययन करना, ये जीनियोलॉजी है। जिसमें भी आपको लास्ट में लॉजी का नाम दिख जाए उसका मतलब होता है अध्ययन करना। जैसे कि बायोलॉजी, जूलॉजी, इकोलॉजी, ठीक है। इस तरह से लॉजी मिल जाए तो उसका मतलब ही होता है अध्ययन करना। जीनियो का मतलब होता है आपके जीन का, यानी पीछे की आपकी आपके वंश का अध्ययन करना ही जीनियोलॉजी कहलाता है। तो वंश का अध्ययन करने के लिए एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जीनियोलॉजी खोला गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 22 मई 2023 को। डेट आप याद रखना, कब हुई थी? 22 मई 2023 को। एक सेकेंड। कहाँ पे हुई थी? उदयपुर में। उदयपुर में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में इसका जो है उद्घाटन किया गया। किसका उद्घाटन किया गया? ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जीनियोलॉजी और प्राकृतिक भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आपका उदयपुर में किया गया। इसको आप जरूर याद रखना। एक पहली बात डेट याद रखना 22 मई को। दूसरी बात उदयपुर में कौन सा स्थान में था? उदयपुर में। तीसरी बात कहाँ पे किया गया? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में, ठीक है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि ये देश का पहला ऐसा केंद्र होने जा रहा है, ठीक है, जहाँ पर प्राकृतिक, पाली और जैन साहित्य की पीजी स्तर की पढ़ाई होगी, यानी स्नातकोत्तर आपके स्तर की पढ़ाई की करवाई जाएगी। यहाँ पे किस किस में करवाई जाएगी? आपकी प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में, और जो भी आपके जैन साहित्य होते हैं उसमें आपको पीजी लेवल की आपको स्टैंडर्ड एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो देश का ऐसा पहला केंद्र होने वाला है, इसलिए ये न्यूज़ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। तो मैंने जो भी बताया कि जहाँ पे भी कुछ भी पहली बार होता है तो वो न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहती है। और राजस्थान का करंट अफेयर है, तो राजस्थान में सब कुछ पहली बार हो रहा है तो ये रहने वाली ही है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो क्या होगा? जो पांडुलिपियाँ होगी, जो भी बिखरी हुई पांडुलिपियाँ होगी, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा या संग्रहित किया जाएगा। यानी कि पांडुलिपियों को आपको मतलब पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो पेड़ के पत्ते होते थे, इस तरह की चीज़ों पे जो ग्रंथ वगैरह थे वो लिखे जाते थे। जो वहाँ के उस समय की जो घटनाएं होती थी उनको लिखा जाता था, तो उन्हीं को बोला जाता है पांडुलिपि, ठीक है। तो उन पांडुलिपियों जहाँ जहाँ पे भी मिलेगी उन पांडुलिपियों को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, और उनसे जो भी बातें नहीं मिलेगी उससे एक नया इतिहास रचा जाएगा। यानी इतिहास में जो भी बदलाव होने हैं वो बदले जाएंगे। उसके बाद उन इन पांडुलिपियों को इकट्ठा करके इतिहास को और जाना जाएगा।
तो ये थी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जीनियोलॉजी या प्राकृतिक भवन। इसको आप याद रखना। 22 मई 2023 को उदयपुर में, उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है, इसमें इसको खोला जाएगा। और ये ऐसा देश का होने वाला पहला केंद्र है जहाँ पे प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में, जैन साहित्य में पीजी लेवल की जो पढ़ाई है वो आपको करवाई जाएगी। ओके, डन। तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। वो है रोड सेफ्टी टास्क फोर्स। रोड सेफ्टी टास्क फोर्स किसके लिए लाई गई है? जो भी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, रोड सेफ्टी के लिए यानी सड़क सुरक्षा के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, एक बल का गठन किया गया है, RSTF जिसको हम बोल सकते हैं। तो सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए, जो भी सड़क पे दुर्घटनाएं होती है, बाइक से हो, कार से हो, ट्रक से हो, बस से हो, किसी तरह से हो, जो भी सड़क पे दुर्घटनाएं होती है उसको रोकने के लिए एक तरह से ये इस फोर्स का गठन किया गया है, इस बल का गठन किया गया है। और इसका गठन जिला स्तर पे होगा, प्रत्येक जिला स्तर पे इसका गठन किया गया है। या आपको इसकी जगह क्या दे सकते हैं क्वेश्चन पे कि हाल ही में रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन तहसील स्तर पे किया गया है। तहसील स्तर पे रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया गया है, गठन किया गया है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपका बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। यस या नो? ये क्या होगा? नो। आपका ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो ये किस स्तर पे किया गया है? जिला स्तर पे। आप इसको याद रखना। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इसका निर्माण किया गया है, रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का। इसका कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल होगा। और इसका अध्यक्ष कौन कौन होगा? जो भी उस राज्य जिले का जिला कलेक्टर होगा, DM होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, वही वहाँ का अध्यक्ष होगा इस टास्क फोर्स का। ठीक है, इस टास्क फोर्स का नाम आप फिर से देख लो, रोड सेफ्टी टास्क फोर्स। प्रत्येक 3 महीने में कम से कम एक बैठक होनी इनकी अनिवार्य है, यानी कम से कम एक बैठक होगी प्रत्येक 3 महीने में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी जगह क्या दे देगा क्वेश्चन में? प्रत्येक महीने। जैसे इसका मैं क्वेश्चन बनाकर दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि रोड सेफ्टी टास्क फोर्स, मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ, वहाँ पे शॉर्टकट नहीं आएगा, हिंदी इंग्लिश में दोनों में अलग अलग आएगा। तो आप इंग्लिश वर्जन भी देखना और हिंदी वर्जन भी देखना, दोनों क्वेश्चन देखा करो आप। रोड सेफ्टी टास्क फोर्स की बैठक होनी अनिवार्य है। ऑप्शन ए, प्रत्येक माह, प्रत्येक 3 माह, प्रत्येक 6 माह, या फिर प्रतिवर्ष। इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाकर देगी जो भी आपकी RPSC है। मैं एक संभावित क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक मॉडल क्वेश्चन बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि यही आएगा इस टाइप में। मैं एक, ताकि आपको पता चले कि हाँ कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है, एक तरह का मॉडल क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, ये आएगा भी नहीं। मैं बस आपको संभावनाएं बता रहा हूँ कि अगर आप जैसे कोई न्यूज़ पढ़ो तो उसमें किस तरह की बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, किस तरह की छोटी छोटी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। अब ये आ गया कि इसकी अध्यक्षता संबंधित जिला कलेक्टर करेगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है? यहाँ पे एक और क्वेश्चन, जो आपकी रोड सेफ्टी टास्क फोर्स है, टास्क फोर्स की अध्यक्षता करेगा। ये आ गया आपका मुख्यमंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, जो भी आपका सड़कों का जो मंत्री होता है, राजमार्ग मंत्री जो होता है वो। तीसरा आ गया आपका जिलाधिकारी, या फिर चौथा आ गया आपका
पुलिस अधीक्षक या एसपी, एसपी या डीएसपी ऐसे कुछ भी दे देगा, पुलिस अधीक्षक दे देगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही हुआ? आरएसटीएफ की अध्यक्षता कौन करेगा? तो आपका जिलाधिकारी। इस तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो हमें इस तरह एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, तो हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो देखते हैं, आर कैट। आर कैट, आर कैट में सबसे पहला संभावित क्वेश्चन तो यही बनेगा कि आर कैट की ये फुल फॉर्म पूछ लेगा कि आर कैट क्या होता है। ठीक है, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी नाम सुनते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये जो भी बनने जा रहा है, जो भी सेंटर बनने जा रहा है एक तरह का, तो ये सेंटर किसके लिए बनने जा रहा है? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ना कोई सेंटर ये बनेगा। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके आ जाए तो आपको इतना कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए। राजीव गांधी जी के नाम से है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये कोई सेंटर बनने जा रहा है, संस्था बनने जा रही है। तो इसका उद्घाटन कब हुआ था? 25 मई 2023 को। 5 संभाग में ये बनने जा रही है। 5 संभाग कौन कौन से होंगे इनको आप याद जरूर रखना। आर कैट का निर्माण 5 संभागों में होने जा रहा है। पहला है अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर। इन 5 संभागों में आर कैट का निर्माण होगा। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इस बार का जो बजट आया था 2023-24 का जो बजट आया था, उसमें इस बात की घोषणा की गई थी कि हम इस तरह की राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए राजीव गांधी नामक इस तरह के हम सेंटर्स खोलेंगे। 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज़। 5 संभाग इसको आपको याद रखनी है, अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर। और इसमें काम क्या होगा? इसमें होगा जो आपकी ब्लॉकचेन होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, मशीन लर्निंग होती है, रोबोटिक्स होती है, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपकी बातें होगी उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जानकारी यहाँ पे इकट्ठा की जाएगी, आप इनके बारे में और ज़्यादा गहन अध्ययन कर सकेंगे। ठीक है, ब्लॉकचेन के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में, या फिर इसी प्रकार की अन्य जो तकनीकी होती है उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, आप इसके बारे में सीखेंगे, जानकारियों के बारे में, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग सीखेंगे। 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 5 संभागों में इसका उद्घाटन भी किया गया। अब अगली न्यूज है, राजस्थान पवन ऊर्जा के क्षेत्र में पुरस्कृत। तो पुरस्कार मिला है राजस्थान को किसी क्षेत्र में, तो ये इस तरह की न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राजस्थान में किस क्षेत्र में मिला है? सबसे पहले तो आपको यहीं पे ध्यान रखना है क्वेश्चन में, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में। राजस्थान में आपको वैसे पता होगा कि रेगिस्तानी इलाका है, तो पवन ऊर्जा की जगह वो आपको दे देगा सौर ऊर्जा। धूप भी अच्छी खासी रहती है, तो क्या बोलेगा क्वेश्चन किस तरह से बन जाएगा? राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पुरस्कृत हुआ, यही क्वेश्चन मान के चलो आप। वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित कर पवन ऊर्जा क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज। राजस्थान ने पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल किया। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, किस तरह से इसमें फेरबदल करेगा? वो होगा कि वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित कर सौर ऊर्जा क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल किया है। सौर ऊर्जा क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा या गलत होगा? यस और नो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो इस तरह के क्वेश्चन है वो कंफ्यूजन करने वाले होंगे। या फिर इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा वो कैसे बना के पूछ लेगा कि वर्ष 2022-23 में किस क्षेत्र में राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ऊर्जा क्षेत्र में? तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पवन ऊर्जा क्षेत्र, सौर ऊर्जा क्षेत्र,
या फिर दो आपको ऑप्शन और दे देगा किसी भी प्रकार के जो इससे रिलेटेड हो गया, आपको लगेगा कि कुछ भी हो सकता है, कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं कुछ भी। ठीक है, आपको इस तरह से पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा करके चार स्टेटमेंट आपको दे देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, बनने की संभावना है। तो एक एक शब्द आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना, सब कुछ आपको दिमाग में होना चाहिए कि हमने जो न्यूज़ पढ़ी थी, जो करंट अफेयर पढ़ा था, उसमें के उस टॉपिक में हमने ये पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था। एक एक शब्द वर्ष भी पूछ सकते हैं, 2022-23 की जगह 21-22 दे देगा, या 2023-24 दे देगा। अभी 23-24 चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो ये दे देगा वर्ष 2023-24। ठीक है, या फिर दे देगा 2021-22, कुछ भी दे सकता है, कहीं पे भी चेंज कर सकता है। तो इसलिए आपके लिए एक एक शब्द इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब? 15 जून 2023 को वैश्विक पवन दिवस के उपलक्ष्य पे राजस्थान को 15 जून 2023 को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में, उसी के दिन राजस्थान को ये पुरस्कार दिया गया था कि पवन क्षेत्र में प्रथम स्थान इसने हासिल किया, सबसे अधिक पवन ऊर्जा के क्षेत्र में परियोजनाओं को सबसे अधिक स्थापित करके। आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और क्या तैयार हो गया, आपको ये पता चल गया कि पवन दिवस, वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को। आपका यहाँ क्वेश्चन तैयार हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? आपको चार ऑप्शन दे देगा, जैसे कि 20 फरवरी, 8 मार्च, 15 जून, 26 जुलाई। मतलब कुछ भी दे देगा, ऐसे ऑप्शन, चार ऑप्शन करके दे देगा आपको। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो आपके एक न्यूज से दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। और ये जो पुरस्कार है वो किसने दिया था? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जो हमारे भारत सरकार का या केंद्र सरकार का, केंद्र का जो एक मंत्रालय है, नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, यानी ऊर्जा से रिलेटेड ये जो भी नए नए शोध होते हैं या फिर नई तरह की टेक्नोलॉजी आती है, या फिर जो टेक्नोलॉजी उनको एडवांस किया जाता है, उसी क्षेत्र में, यानी एक तरह से बोल सकते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में यह मंत्रालय काम करता है। तो इस मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था। कहाँ पे दिया गया था? नई दिल्ली में। आपको नई दिल्ली में ये पुरस्कार दिया गया था राजस्थान को, नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, 15 जून 2023 को। डेट याद रखनी है कब दिया गया था। और दूसरी, क्यों दिया गया, ये दूसरी बार ये डेट क्यों याद रखनी है? क्योंकि इस दिन वैश्विक पवन दिवस भी होता है, तो इसलिए भी आपको ये डेट याद रखनी है। ये भी पूछ सकते हैं वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है। या फिर डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि राजस्थान को पवन क्षेत्र में पुरस्कार कब किया गया था? 15 जून 2023 को। वर्ष कौन सा है? 2022-23 है, यह याद रखना है। प्रथम स्थान मिला है, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में मिला है। एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है ज्योतिबा बाई फुले जयंती। ज्योतिबा बाई की जयंती, ज्योतिबा फुले जी को आप जानते ही होंगे। ज्योतिबा फुले जी हमारे भारत के एक सामाजिक सुधारक थे, सामाजिक सुधारक। इन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया और सामाजिक क्षेत्र में अनेक प्रकार के कार्य किए। इन्होंने छात्राओं के लिए या लड़कियों के लिए स्कूल्स भी खोले ताकि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। तो आपने इतिहास में इनके बारे में पढ़ा होगा। इनकी जयंती थी, इनकी जयंती के ऊपर कुछ खास हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में ये जो इम्पोर्टेंट रहेगी न्यूज़, और इसके ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावना रह सकती है। ये संभावित क्वेश्चन आने वाला, कुछ भी आ सकता है ज्योति फुले जयंती के ऊपर। तो आप इनको, ज्योतिबा फुले को तैयार करके जाना अच्छे से। यहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट रहा, उसके बारे में ही बात होगी, ज़्यादा इनके बारे में बात नहीं होगी। तो 10 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इनकी जयंती जो 11 अप्रैल को आती है, यानी 11 अप्रैल को इनकी जयंती होती है, तो उस उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। तो 10 अप्रैल को घोषणा की थी और 11 अप्रैल से
सार्वजनिक अवकाश रहेगा। आपको मैंने लास्ट वीडियो में शायद आपको बताया था कि दो तरह के अवकाश होते हैं, या नहीं बताया तो अब आप देख लेना। अवकाश दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सार्वजनिक, यानी कि सरकार उनको घोषित करती है कि इस दिन आप छुट्टी रखेंगे ही, और दूसरा होता है ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब होता है कि जो भी संस्था होती है उसकी मर्जी है, अगर वो छुट्टी रखना चाहे तो अवकाश छुट्टी रख सकती है, अगर छुट्टी नहीं करना चाहे तो ना करे, वो उनकी मर्जी के ऊपर है। और सार्वजनिक का मतलब होता है कि आपके लिए ये बाध्यकारी, आपको अवकाश करना ही करना होगा। एग्जाम्पल लेके चले तो जैसे कि दिवाली की छुट्टियां आपकी सार्वजनिक छुट्टी होती है, आपको करनी पड़ती है। या फिर किसी प्रकार की कोई जयंती होगी जो ऐच्छिक दे रखी है तो वो आपको करनी जरूरी नहीं है, तो बहुत सारे स्कूल में देखते हैं, ऑफिस में देखते हैं, उसके ऊपर छुट्टी नहीं होती। तो ये सार्वजनिक अवकाश और ऐच्छिक अवकाश, दो तरह के अवकाश होते हैं। तो 10 अप्रैल 2023 को इसकी घोषणा हुई थी, 11 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इससे पहले मैंने आपको एक न्यूज और बताई थी, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी। 28 जनवरी को जो भगवान देवनारायण है उनकी 1111वीं जयंती थी। 1111वीं जयंती थी, ये मैंने आपको बता दिया था। 27 जनवरी को उनकी जयंती के उपलक्ष्य में भी यह घोषणा की गई थी कि 28 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इससे पहले क्या था, इससे पहले दोनों ही अवकाश ऐच्छिक थे, यानी कि संस्था की मर्जी है कि वो अवकाश करना चाहेगी या नहीं करना चाहेगी, वो संस्था के ऊपर डिपेंड करता था। अब सरकार ने घोषणा कर दी है कि आपको अवकाश करना ही होगा, आपको छुट्टी करनी ही होगी। अब कुल सार्वजनिक अवकाश की संख्या कितनी हो चुकी है? सार्वजनिक अवकाश में वर्ष के 30 हो चुके हैं और ऐच्छिक अवकाश 20 हो चुके हैं, यानी आपको 365 दिनों में 30 अवकाश तो ऐसे हैं जो आपको करने ही करने होंगे, और 20 अवकाश ऐसे हैं जो आपकी मर्जी है, आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करो। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है भगवान देवनारायण जी के ऊपर भी, आप पूरा तैयार करके जाना इसको कंप्लीट। और जो ज्योतिबा फुले जी है उनको भी आप अच्छे से तैयार करके जाना, इन दोनों में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल रहेगी। ठीक है, ज्योतिबा फुले जी के बारे में मैंने बता दिया आपको, एक समाज सुधारक है। इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी, महात्मा भी बोलते हैं इनको, महात्मा ज्योतिबा फुले। तो इनको जो उपाधि दी थी वो दी थी विठलराव कृष्ण जी वांडेकर द्वारा, ये उपाधि दी गई थी महात्मा को। और 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। तो आप इसके बारे में भी इतिहास में पढ़ते हैं, आप इसको, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, आप इसको तैयार करके जाना अच्छे से। इस सत्यशोधक समाज ने क्या कार्य किए थे, तो इसके बारे में आप जरूर जानना। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। इनकी पत्नी थी सावित्री बाई फुले, तो ये अनपढ़ थी। इनको शादी के बाद ज्योतिबा फुले ने पढ़ाया था। समाज का इन्होंने, पूरे समाज ने इनको पढ़ाने के लिए विरोध किया था, लेकिन फिर भी ज्योतिबा फुले जी ने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया, अच्छी तरह शिक्षित किया। और उसके बाद दोनों पति पत्नी ने मिलकर लड़कियों के लिए स्कूल खोला और लड़कियों को या बालिकाओं को पढ़ाना भी शुरू किया था। ठीक है, तो ये जो आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेगी जो आज की है। उसके बाद हम कल की वीडियो से क्या देखेंगे, कल से हम देखेंगे कि एक एक क्लास में इनको कंप्लीट कर ले जाएंगे। मेरी जहाँ तक समझ है कि एक एक क्लास में मैं इनको कंप्लीट कर दूंगा। कौन कौन से टॉपिक अब हम करेंगे, जो कि हमने, तो सबसे पहले जो भी इन 7 से 8 महीनों में जो भी खिलाड़ी चर्चा में रहे हैं, खेल या खिलाड़ी, उनके बारे में आपके ऊपर एक क्लास होगी, एक लेक्चर होगा। उसके बाद जो पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं पिछले 7 से 8 महीनों में, उनके ऊपर एक लेक्चर होगा। जो भी प्रमुख निर्वाचन या नियुक्तियां हुई है उनके ऊपर एक लेक्चर होगा। एक एक लेक्चर में सारे आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। या फिर पिछले 7 से 8 महीने में जो भी योजनाएं आपकी आई है वो आपकी चर्चा में रहेगी, या फिर जो पुरानी योजनाएं उनमें कुछ नया आया है तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद जो भी व्यक्ति चर्चित रहे हैं, चर्चा में जो व्यक्ति रहे हैं, जैसे कि किसी को नियुक्ति मिली है कहीं पे, कहीं कोई का अध्यक्ष बना है या किसी को कुछ मिला है, तो इस तरह के जो व्यक्ति चर्चा में रहे हैं वो आपकी एक क्लास में हो जाएंगे। उसके बाद सम्मेलन, जितने भी सम्मेलन हुए थे या फिर किसी प्रकार की जो समितियां बनी थी उस तरह की, तो वो समितियां। उसके बाद जो भी प्रमुख 7 से 8 महीने में जो भी मेले और त्यौहार आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे थे 7 से 8 महीने में बीते में, तो वो मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद जितने भी विधेयक आए थे, यानी आपको पता होगा कि 3 तरह के सत्र होते हैं किसी भी सभा को चलाने के लिए, तो उन तीनों सत्रों में
जो भी आपके इंपॉर्टेंट विधेयक पारित हुए थे उन पारित विधेयकों को मैं करवाऊंगा, या फिर उनके लिए जो भी बोर्ड या समितियां को गठन किया गया था उन बोर्ड या समितियों को करवाऊंगा। ठीक है, तो इतनी है, लगभग एक एक क्लास में हो जाएगी, 7 से 8 टॉपिक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 4 से 5 क्लासेज में इनको करवा दूंगा। तो जो आपकी मेन में जो न्यूज़ चर्चा में थी इन 7 से 8 महीनों में, तो मैंने पिछले 3-4 क्लासेज में इनको आपके लिए करवा दिया है, और बाकी के जो न्यूज़ रहेगी तो वो मैं अब आने वाले बीते दिनों में आपको करवा दूंगा। तो आप मेरे साथ निरंतर बने रहिएगा इन क्लासेज में, और आपके लिए 5 से 6 क्वेश्चन का जुगाड़ मैं यहाँ से ज़रूर कर दूंगा। अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ये क्लासेस ज़रूर देखना, और आपने पढ़ भी रखा है तो भी ये क्लासेस ज़रूर देखना। कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपको एक लाइन एक्स्ट्रा ही मिलेगी, इसमें कम नहीं मिलेगी, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि उसमें उसके अलावा इसमें से अगर एक क्वेश्चन भी आ जाए आपके लिए, आपने जो पढ़ा है उसके अलावा अगर यहाँ से एक भी क्वेश्चन आ गया तो वो आपकी जिंदगी संवार सकता है। एक क्वेश्चन से आपका आरएस प्रीलिम्स रह सकता है, एक क्वेश्चन से आपका आरएस प्रीलिम्स निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको देखना है। अब आप क्या करना है वो आपकी समझ है कि आपको क्लासेस लगानी है या नहीं लगानी है, वो आपकी समझ के ऊपर है। क्योंकि आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप समझदार इंसान है, आप मूर्ख इंसान तो है नहीं जो आप इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, इतने बड़े लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से 1 मिनट का टाइम लूँगा और आप आज की जो ये क्लासेज है वो मैं समाप्त करूँगा। कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, जितना हो सकता है उतना लाइक करना, जितना हो सकता है उतना अपने दोस्तों को शेयर भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी बेहतर तरीके से कुछ ना कुछ और एडवांस करवा के मैं आपका जो करंट अफेयर है वो पूरी तरह से तैयार करवाऊँ, और आपके धीरे धीरे करके जो और भी सब्जेक्ट है वो करवाता जाऊँ जो भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये मान के चलो कि आरएस प्री से पहले मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो होते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन का जो मटेरियल है वो करवाना चाहता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। कि अभी आपको जैसे पता ही होगा मैंने अभी क्लासेस स्टार्ट की है तो इतना ही हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन का तो मैंने इकोनॉमिक सर्वे आपको करवा दिया, उसके बाद 7 से 8 क्वेश्चन का जो राजस्थान करंट अफेयर है वो मैं आपको करवा दूंगा। तो लगभग 13 से 14 या 13 से 15 क्वेश्चन का मैंने आपको सिस्टम करवा दिया। बाकी जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं धीरे धीरे करके वो मैं आपको करवा दूंगा, जिससे कि आपके 5 से 7 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन आपके उनसे ज़रूर आ जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं क्योंकि मैंने पिछले वर्षों का पेपर एनालिसिस किया है, मैंने देखा है कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे ज़्यादा, तो उन क्वेश्चन से आने की संभावना 1 या 2 क्वेश्चन आने की हर साल संभावना रहती है, वही टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा। ऐसे करके 20 से 25 क्वेश्चन का जो जुगाड़ है मैं आपका करवा दूंगा। बाकी आप पढ़ ही रहे हैं, आपको रिवीजन कर ही रहे हैं, तो आपका सब कुछ तैयार है, बस आपको घबराना नहीं है। बिना किसी टेंशन के आपको फ्री माइंड से आपको एग्जाम देकर आना है, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप मेहनत कर रहे हो, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो उसके अलावा आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट भी कर सकते हो, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ और देता रहूँगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। बाय।